हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन द आरपीएमआईएस एकेडमी वीकेंड वीडियो के साथ। आज हम आपको नए वीडियो के साथ जोड़ते हैं। आज का टॉपिक है नागरिकता। इस वीडियो को देखने के बाद आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे टॉपिक लिंक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। यहाँ तक कि वर्तमान कोरोना की स्थिति के पहले जो भारत में एक स्थिति बनी थी, विवाद बहुत बड़ा हुआ था, वो नागरिकता के प्रश्न पर ही लेकर हुआ था। तो नागरिकता के टॉपिक को आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस पर यूपीएससी के लिए या यूपीपीएससी के लिए निश्चित रूप से इस पर क्वेश्चन बनेंगे, प्री और मेंस दोनों के लिए। इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना पड़ेगा। सर्वप्रथम आप ये समझें कि भारतीय संविधान का भाग 2 जो नागरिकता दिया गया है, इस सिटीजनशिप की बात जो की गई है, वह आर्टिकल 5 से 11 तक दिया गया है। सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि आखिर नागरिक कौन होगा। नागरिकता का जो परिभाषा है वो क्या दिया गया है, क्या भारतीय प्रावधान जो संविधान में जो इसके प्रावधान हैं वो आज के जो सीएए कानून है उस पर कहाँ तक फुलफिल होता है, क्या कोई दिक्कत है। इस समस्या का सब समाधान आज हम इसी वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो सर्वप्रथम हम संविधान को ही 2 भागों में बांटेंगे। एक तो 26 नवंबर 1949 के पहले, जब वर्तमान स्थिति जो भी स्थिति थी उस समय की नागरिकता को लागू किया गया, उस समय की स्थिति क्या थी। फिर भविष्य की स्थिति जो आपको आर्टिकल 10 और 11 के माध्यम से देते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम ये देखें तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया, तब नागरिकता से संबंधित प्रावधान अर्थात आर्टिकल 5 से 11 तक को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। तत्काल प्रभाव से लागू करने का कारण भी था कि उसमें देश में अराजकता की स्थिति बहुत बढ़ गई थी, और उस अराजकता की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए यही एक माध्यम था। सर्वप्रथम यह निश्चित किया जाए कि भारत का आखिर नागरिक कौन है। उसके लिए जो प्रावधान किए गए वो आपको हम बाद में समझाएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान स्थिति जो नागरिकता की चल रही है वह क्या है और पहले की स्थिति क्या थी। अर्थात 26 नवंबर 1949 की स्थिति जब आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर नागरिकता कब से लागू है। तो नागरिकता 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान को स्वीकार किया गया था, एडॉप्ट किया गया था, उसी दिन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया था। फिर ये प्रश्न उठता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता की क्या परिभाषा दी गई है। सच ये है कि भारतीय संविधान में नागरिकता की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। इसीलिए सबसे बड़ा विवाद ये होता है नागरिकता की परिभाषा क्या हो सकती है। इसके अर्थ के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय के साथ या इसके कई स्थितियों के देखते हुए इसके एक अर्थ निकाला गया है, नागरिकता का क्या अर्थ हो सकता है। एक प्रश्न जब भी आए आपको नागरिकता का जो परिभाषा है आर्टिकल किस में दिया गया, तो किसी भी आर्टिकल में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है, बल्कि इसके अर्थ के माध्यम से हम नागरिकता को समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है। नागरिकता एक विधिक परिस्थिति है तथा इसका अर्थ है व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्राप्त है, राज्य के प्रति उसकी स्थायी निष्ठा है और राज्य द्वारा इस बात की आधिकारिक स्वीकृति है कि उसे राजनीतिक प्रणाली में शामिल कर लिया गया है। अर्थात यह एक तरह से अनुबंध है किसके प्रति, नागरिक का राज्य के प्रति, देश के प्रति, और देश का नागरिक के प्रति एक अनुबंध है। अनुबंध क्या है कि आप ये स्वीकृति दीजिए, यानी कोई व्यक्ति जब भी कोई अपना आदिवासी प्रमाण पत्र वगैरह बनाने जाता है तो वह एक संकल्प देता है कि मेरी ये निष्ठा है कि मैं यहाँ रहूँगा, मेरा गांव नाम यहाँ है, मेरा भारत में रहने की निष्ठा। इस निष्ठा का जो प्रमाण पत्र देता है, सरकार भी अपने तरह से जो अधिकृत प्राधिकारी होता है वो मुहर यही लगाता है कि यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आपको राजनीतिक प्रणाली में शामिल करना चाहता हूँ। अर्थात यह एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो जाता है। अतः नागरिकता के सिद्धांत में समानता का सिद्धांत अंतर्निहित होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की नागरिकता समान होती है, कोई सी कम या ज़्यादा की बात यहाँ नहीं होती है। फिर नागरिकता के जो अंतर्गत जो आते हैं केवल प्राकृतिक व्यक्ति आते हैं, विधिक व्यक्ति नहीं आते हैं। केवल नेचुरल मैन की बात की गई है नागरिकता में, कोई विधिक व्यक्ति नहीं। विधिक व्यक्ति का मतलब होता है कंपनी आदि। जैसे आपको अगर उदाहरण के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करें तो जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी देश का नागरिक हो जाता है तो वह वहाँ की हर सुविधा को पाने का अधिकारी हो जाता है। रोड, बिजली, पानी, आने जाने की स्वतंत्रता, परिवहन की स्वतंत्रता, जो भी यहाँ के संसाधन है उसका उपयोग करने की उसको स्वतंत्रता मिल जाती है। उसी प्रकार से अगर कंपनी भी, अगर वो कंपनी है तो उसको भी यहाँ के बिजली, पानी, आने जाने की सबकी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बट उसको हम नागरिक के रूप में नहीं लेते हैं, केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिक की सूची में हम डालते हैं। अतः नागरिकता का जो है वो प्राकृतिक व्यक्ति को ही दिया जाता है, विधिक व्यक्ति को
नहीं दी जाता। नागरिकता संघ सूची का विषय है, नागरिकता संघ सूची का विषय है, राज्य इस पर कोई कानून नहीं बना सकता है। फिर अब आते हैं कि संवैधानिक प्रावधान क्या है, अर्थात जो संविधान में नागरिकता के विषय पर जो बातें कही गई वो क्या क्या हैं। इसको हम शुरू में आपको बताया कि दो भागों में बांटते हैं। एक तो है 26 नवंबर 1949 की स्थिति के अनुसार, यानी जो सिचुएशन थी 26 नवंबर 1949 इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया, उसमें जो प्रावधान थे अर्थात आर्टिकल 5 से लेकर 9 तक जो प्रावधान थे वह क्या है। फिर भविष्य की स्थिति क्या होगी इन द फ्यूचर, आर्टिकल 10 और 11 में वर्णित किया गया। आर्टिकल 5 में अगर देखा जाए तो यह कहा गया भारत का नागरिक कौन होगा, इसका जवाब होगा आर्टिकल 5 देगा भारत का नागरिक कौन होगा। फिर आर्टिकल 6 में यह बात कही गई है जो व्यक्ति विभाजन के बाद, भारत विभाजन के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं उनके विषय में नागरिकता के क्या प्रावधान है, यह आर्टिकल 6 में दिया गया। फिर कुछ व्यक्ति जो थे जो भारत में थे, गए पाकिस्तान तो बैक टू पवेलियन, फिर भारत आ गए, फिर उनके विषय में नागरिकता के क्या प्रावधान है, यह आर्टिकल 7 में दिया गया है। फिर कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता चाहता है तो उसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण कराना पड़ेगा, उसके विषय में जो भी प्रावधान दिया गया वो आर्टिकल 8 में दिया गया है। फिर कोई व्यक्ति अगर विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, यह आर्टिकल 9 में कहा गया है। फिर अगले आर्टिकल जो है 10 और 11 में हम आगे की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। अब हम आपको विस्तार से प्रत्येक आर्टिकल के विषय में बताते हैं। सर्वप्रथम तो आप आर्टिकल 5 देखिए। आर्टिकल 5 में है कि भारत का नागरिक कौन होगा, इसका जवाब है भारत का नागरिक कौन होगा। तो इसका यह है कि संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता के प्रावधान थे वह यह था कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास हो और निम्न शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करता हो, अर्थात जो अधिनियम 1935 का बना था उसके द्वारा यह दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा है अगर वह निम्न शर्तों में से कोई एक शर्त का पालन करता हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। पहला शर्त यह है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, इसका प्रमाण पत्र अगर वो देना चाहेगा तो अधिनियम 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो भी कुछ उसके पास रिकॉर्ड हो अगर वह दिखा पाए तो दिखा देगा तो उसको भारत की नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी। फिर या उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, अगर इसका कोई प्रमाण पत्र वो दिखा देगा तो वह भारत का नागरिक होगा। या फिर संविधान के प्रारंभ होने की तिथि से 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो तो वह भारत का नागरिक होगा। इस प्रकार भारत में जन्म से नागरिकता की बात कही गई है। फिर अगला जो आर्टिकल आता है आर्टिकल 6 यह है कि विभाजन के बाद पाकिस्तान से जो भारत आए थे उनके विषय में नागरिकता के जो प्रावधान है उसकी बातें की गई हैं। तो विभाजन के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए तो उनके विषय में नागरिकता के जो प्रावधान हैं वही दिया गया है। व्यक्ति अथवा उसके माता पिता या जो भी हों, यानी वह व्यक्ति या उसके माता पिता जो भारत में जन्मे हों, अर्थात ही आर पेरेंट्स आर ग्रैंड पेरेंट्स जो भी कुछ यहाँ जन्मे हों उनके आधार पर उसकी नागरिकता देने की बात की गई। अर्थात आर्टिकल 6 में 3 कंडीशन लागू। पहला कंडीशन है कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति हो या उसके माता पिता या पितामही अर्थात दादा दादी में से कोई भारत में जन्मा हो तो उस व्यक्ति को यहाँ का नागरिक मान लिया जाएगा। फिर अगला है कि यदि 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ चुका हो और उसका यहाँ अधिवास हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। फिर तीसरा कंडीशन है यदि 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो तो न्यूनतम 6 माह रहने के बाद उसने भारत में अपना रजिस्ट्रेशन नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करा रखा हो तो वह भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल 7 में जो नागरिकता का प्रावधान वह यह है कि आर्टिकल 5 और 6 के रहते हुए कोई भी व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र गया हो और फिर वहाँ से भारत के राज्य क्षेत्र में वापस आ गया हो
अर्थात बैक टू पवेलियन हो गया है, उसके लिए यह माना जाता है कि वह 1 जुलाई अर्थात 19 जुलाई 1948 के पश्चात पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन किया है, माइग्रेटेड किया हुआ माना जाएगा। और इसका निर्णय भारत सरकार का एक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तय किया जाएगा। यह प्रावधान आर्टिकल 7 में है। इसी प्रकार आर्टिकल 8 ये कहता है, ऐसे व्यक्ति जिसके माता पिता या पितामही अर्थात दादा दादी अविभाजित भारत के सदस्य रहे हों और जिसने नागरिकता के लिए आवेदन कर रखा हो, उसको भारत में नागरिकता मिल जाएगी। अर्थात रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किसी भी विदेशी व्यक्ति को जिसके माता पिता या उसके दादा दादी जो अविभाजित भारत के सदस्य रहे हों, वह भारत के लिए आवेदन कर सकता है, उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। आर्टिकल 9 में यह प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 5 और 8 के रहते हुए कोई भी व्यक्ति जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार आर्टिकल 5 से 9 तक जो प्रावधान दिए गए हैं 26 नवंबर 1949 के जिस दिन संविधान को लागू किया गया था, उसी दिन से तत्काल प्रभाव से इसको लागू कर दिया गया था। फिर आगे के जो 2 आर्टिकल हैं 10 और 11 यह निश्चित करते हैं भविष्य में नागरिकता के विषय में जो भी कुछ सुधार करने होंगे या भविष्य की नागरिकता क्या होगी उसके विषय में वो अधिकार देता है। शुरू में नागरिकता को हम पढ़ाते हुए 2 भागों में बताया आपको कि पहले के 5 से लेकर 9 तक वो क्या होता है इसको बताया। अब भविष्य में नागरिकता की स्थिति क्या होगी वह आर्टिकल 10 और 11 में दिया गया है। 10 आर्टिकल में ये बताया गया है, यदि संसद भविष्य में कोई कानून बनाते हैं तो आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक की नागरिकता बने रहेगी। अर्थात जो आर्टिकल 5 और 8 तक नागरिकता के प्रावधान हैं वो बने रहेंगे। भविष्य में संसद कोई भी कानून अगर बनाती है तो इसे वंचित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार आर्टिकल 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधी सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है, राज्य का कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार आपको हम भारतीय संविधान के जो नागरिकता के प्रावधान थे 5 से लेकर 11 तक हम बता दिए हैं। क्योंकि आप ये जानते हैं भारत में एकल नागरिकता के प्रावधान हैं, राज्य की कोई नागरिकता के प्रावधान नहीं है, अर्थात राज्य कोई कानून नहीं बना सकता है। इसलिए जो नागरिकता होती है संघ सूची का विषय होता है। इस प्रकार हम देखें नागरिकता के जो सैद्धांतिक क्वेश्चन है वो तो हो जाएंगे, बट आपका इस पर व्यवहारिक क्वेश्चन बहुत ज़रूरत होते हैं। व्यवहारिक क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरत है। इसे सर्वप्रथम नागरिकता संबंधी जो कानून बना था वह बना था 1955 में। सिटीजनशिप एक्ट जो बना था सर्वप्रथम 1955 में बना था। इसके बाद इसी कानून को बीच बीच में संशोधन करके कई कानून और बनाए गए। सर्वप्रथम देखा जाए तो CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986 लाया गया, फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट 1992 लाया गया, फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 लाया गया, फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 में लाया गया, फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 लाया गया, फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया। इस प्रकार 1955 के नागरिकता संबंधी जो अधिनियम थे उसको बीच बीच में कुछ न कुछ संशोधन किया जाता रहा है। वर्तमान में 2019 में इसमें कुछ संशोधन किया गया जो देश में एक आंदोलन का कारण भी बना था। बट आप लोगों के लिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्या होता है। इसको हम फिर से 1955 के अधिनियम को समझाते हुए फिर वर्तमान में CAA कानून क्या होता है इसके विषय में बताएंगे। इस प्रकार जो सर्वप्रथम नागरिकता अधिनियम बना था 1955 में वह 2 प्रश्नों का जवाब था। अर्थात नागरिकता अधिनियम 1955 2 प्रश्नों का जवाब यह है कि पहला है कि नागरिकता कैसे मिलेगी, दूसरा प्रश्न है नागरिकता कैसे समाप्त होगी। तो नागरिकता कैसे मिलेगी इसके जवाब देखा जाए तो नागरिकता 5 प्रकार से मिलेगी। 5 प्रकार कौन कौन से? पहला जन्म से नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप बाय बर्थ। दूसरा है वंशक्रम से नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप बाय डिसेंट। तीसरा है पंजीकरण से नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप बाय द रजिस्ट्रेशन।
चौथा है देशीकरण से नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप बाय द नेचुरलाइजेशन। पांचवा है अर्जित राज्य क्षेत्र की नागरिकता। अर्जित राज्य क्षेत्र की नागरिकता मतलब एक्वायर्ड एरिया। एक्वायर्ड एरिया माने जो क्षेत्र बीच में अर्जित किए जाएंगे वहाँ नागरिकता के जो प्रावधान होंगे वह क्या होंगे। इस प्रकार भारत में नागरिकता दिए जाने के या नागरिकता मिलने की जो प्रावधान है वो 5 प्रकार बताए गए हैं। जन्म से, वंशक्रम से, पंजीकरण से, देशीकरण से और अर्जित राज्य से। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं कि जो जन्म से नागरिकता के प्रावधान है वह क्या है, जन्म से नागरिकता कैसे मिलती है। तो जो पहला भाग है कि 26/1950 या उसके पश्चात, किंतु नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 लागू होने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म भारत में होता है वह भारत का नागरिक होगा। यह जन्म से नागरिकता मिलने के प्रावधान थे। अब प्रश्न ये उठता है कि जो 1986 का CAA कानून था वह लागू कब हुआ, उसका लागू होने की तिथि क्या है। वह लागू होने की तिथि है 1 जुलाई 1987, अर्थात CAA 1986 जब लागू होने की जो तारीख है अथवा उसके पश्चात भारत में जन्मा व्यक्ति तभी भारत का नागरिक माना जाएगा जब उसके माता पिता में से कोई उसके जन्म के समय भारत के नागरिक रहे हों, तभी उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलेगी। यह तो इसमें थोड़ा सा संशोधन भी, अर्थात 1985 में थोड़ा सा संशोधन किया गया जिसे CAA 1986 कहा जाता है। अर्थात अब माता पिता में से कोई उसके जन्म के समय भारत का नागरिक रहना जरूरी कर दिया गया था। इस प्रकार नागरिकता जो मिल रही है, जन्म से नागरिकता कैसे मिलेगी, उसका जवाब यही है कि 26 से उसके पश्चात, किंतु नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 लागू होने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म भारत में होता है वह भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद यह है कि कोई व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक नहीं होगा। 3 कंडीशन है, एक्सेप्शन में हम बात कर रहे हैं। यानी कोई व्यक्ति जन्मा, उसको जन्म से नागरिकता मिलने का तो प्रावधान है, लेकिन 3 शर्त हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ जो जन्म लेगा उसको नागरिकता मिलेगी, ये तो संभव है। क्योंकि इसमें कुछ कंडीशन ये है, एक्सेप्शन हम बताते हैं आपको। जैसे वह विदेशी प्रभुसत्ता दूत या राजनयिक की संतान हो, यानी जो बच्चा या जो व्यक्ति यहाँ जन्म लेता हो लेकिन जो जन्म ले रहा हो और विदेशी प्रभुसत्ता यानी किसी दूसरे देश का जो राजदूत रहते हैं, जो एम्बेसडर रहते हैं, उनका बेटा या बेटी जो यहाँ पैदा होते हैं वो भारत के नागरिक नहीं होंगे, भले ही वो उनका जन्म यहाँ हुआ हो। इसी प्रकार उसके माता पिता शत्रु यानी देशी हों। किसी भी व्यक्ति के जो माता पिता शत्रु, जिसे भारत ने शत्रु देश घोषित कर रखा है, वहाँ के या किसी अन्य देश का जो भी हो, अगर उसका जो माता पिता यहाँ शत्रु देश के हों और वो बच्चा यहाँ जन्म लिया हो, किसी कारण वो लोग यहाँ आए हों, अगर उस बच्चे का यहाँ जन्म होता है, उसको भी भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। या फिर उसका जन्म ऐसे स्थान पर होता है जो उस समय तत्समय शत्रु के दखल के नियंत्रण में था। दखल या नियंत्रण में मतलब क्या होता है, कोई ऐसा भारत का क्षेत्र है जो शत्रु देश ने उस पर कब्जा कर रखा हो और वहाँ जो जन्म होता है वहाँ के नागरिकता जो प्रावधान होंगे वो भारत सरकार अलग से निर्धारित करती है। वो जन्म से नहीं मान लिया जाएगा, जो भी व्यक्ति यहाँ जन्म लिया उसको हम भारत का नागरिक बना लेंगे। अर्थात एक्सेप्शन की 3 बातें नोट करने योग्य हैं। अर्थात जन्म से नागरिकता तो मिल जाएगी, लेकिन कोई भी विदेशी प्रभुसत्ता का दूत या जो एम्बेसडर का संतान होंगे उनको नहीं मिलेगा, या उनके जो जन्म ले रहा है उसके माता पिता शत्रु या देशी होंगे, या जिस क्षेत्र में वो जन्म लिया है वह क्षेत्र किसी शत्रु देश के दखल में था, तो उस क्षेत्र के उसको जन्म के आधार पर हम उसको नागरिकता नहीं देंगे। इसी प्रकार अगला जो है नागरिकता मिलने के जो प्रावधान है वो वंशक्रम से हैं, अर्थात सिटीजनशिप बाय डिसेंट की जब बात करते हैं तो इसमें यह कहा गया है भारत से बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, लेकिन उसके माता पिता भारतीय हों। अर्थात भारतीय होने का मतलब भारतीय मूल के हों, अर्थात कभी वो भारत में जन्मे रहे हों, कहीं गए हों और वो भारत की नागरिकता चाहिए, तो वंशक्रम के आधार पर वह व्यक्ति भारत में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रकार वंशक्रम के आधार पर उसको नागरिकता प्राप्त हो जाए। तीसरा
जो नागरिकता मिलने का प्रावधान है वह है पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, अर्थात सिटीजनशिप बाय द रजिस्ट्रेशन। कैसे मिलता है, इसके लिए 3 तरीके बताए गए हैं। 3 तरीका क्या है कि भारतीय पुरुष अर्थात भारत का कोई पुरुष किसी विदेशी महिला से विवाह करे तो उस महिला को पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अर्थात अगर कोई भारतीय व्यक्ति किसी विदेशी महिला से विवाह करता है तो उस महिला को यहाँ की नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसको आवेदन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके आधार पर उसको नागरिकता मिलेगी। जैसे कि अगर उदाहरण स्वरूप हम देखें तो माननीय सोनिया गांधी को नागरिकता रजिस्ट्रेशन के माध्यम से मिला था। जैसा कि आप जानते हैं जो सोनिया गांधी हैं इटली मूल के थे और राजीव गांधी से इनका विवाह हुआ था, तो इनको नागरिकता के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा था। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन ये है कि कोई भारतीय स्त्री किसी विदेशी पुरुष से अगर विवाह करे तो व्यक्ति को नागरिकता के लिए आवेदन करना पड़ेगा, या वह व्यक्ति आवेदन कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे 5 वर्ष यहाँ रहना आवश्यक है। 5 वर्ष यहाँ रहना आवश्यक है। अगर इस रूप में देखा जाए तो 2 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। एक है प्रियंका चोपड़ा, भारतीय मूल के हैं, इनका विवाह अमेरिकी मूल के निक जोन्स से हुआ है। अगर निक जोन्स यहाँ रहना चाहते हैं तो यहाँ 5 वर्ष रहने के बाद भारत में आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है, एक उदाहरण है सानिया मिर्जा का विवाह शोएब मलिक से हुआ है। शोएब मलिक पाकिस्तान मूल के हैं, अर्थात अगर वो भारत में रहना चाहते हैं तो यहाँ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उनको नागरिकता मिल सकती है। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि भारत किसी भी शत्रु देश के व्यक्ति को भारत की नागरिकता नहीं दे सकता है, और यह भारत सरकार निश्चित करता है कि हम किस देश को शत्रु देश घोषित किए हैं या नहीं करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। तीसरा कंडीशन है नागरिकता का, जो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाती है, वह है कि भारतीय मूल के लोग अर्थात माता पिता या पितामही अविभाजित भारत के सदस्य रहे हों तो वह व्यक्ति भारत के लिए रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इस पर पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के भारतीय संविधान में प्रावधान दिए गए हैं। इस पर देशीकरण के द्वारा जो नागरिकता देने का प्रावधान है वह यह है कि जिसे कहते हैं सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मतलब होता है देशीकरण अर्थात भारतीयकरण एक तरह से कहा जाए। इसमें नागरिकता देने के 6 प्रावधान रखे गए हैं। जैसे पहला क्या है कि पिछले 12 वर्ष में कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो, अर्थात कोई व्यक्ति पिछले 12 वर्ष से भारत में रह रहा हो तो उसको देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता दी जा सकती है। फिर दूसरा कंडीशन है कि अच्छे चरित्र वाला हो, यानी उसका कैरेक्टर जो हो अच्छा हो, गुड हो। तीसरा है संविधान की 8वीं सूची में वर्णित भाषा जो उनमें से कोई एक भाषा अच्छा जानकार हो, अच्छा जानने वाला हो, तो उसको देशीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जा सकती है। चौथा है कि भारत के प्रति सत्यनिष्ठा की शपथ ले रखी हो, वह भारत पर सत्यनिष्ठा की शपथ ले रखी हो तो उसको देशीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। अर्थात 5वां है अपने मूल देश की नागरिकता का परित्याग कर चुका हो, जिस देश का वो रहने वाला हो उस देश की नागरिकता को छोड़ चुका हो। फिर छठा है शत्रु देश का निवासी न हो, यानी जिसे भारत सरकार ने अपना शत्रु देश घोषित कर चुका हो वह वहाँ का निवासी न हो। तो यह 6 तरीका है उसका देशीकरण होने का, अर्थात पिछले 12 वर्ष से भारत में रह रहा हो, अच्छे चरित्र वाला हो, भारत के 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं दी गई उनमें से कोई एक भाषा का अच्छा जानकार हो, भारत के प्रति सत्यनिष्ठा की शपथ ले रखी हो, अपने मूल देश की नागरिकता को परित्याग कर चुका हो और शत्रु देश का निवासी न हो। ऐसे व्यक्ति को देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी है, इसका कुछ अपवाद यह है कि यदि केंद्रीय सरकार के मत में, यदि केंद्र सरकार के मत में आवेदनकर्ता जो है आवेदक जो है ऐसा व्यक्ति हो जिसने विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव प्रगति के लिए विशिष्ट सेवा की हो, वह ऊपर दिए गए जो कंडीशन है ऊपर दिए सभी को या किसी एक को
छोड़ सकती है और देशीकरण के माध्यम से उसे नागरिकता प्रदान की जा सकती है। यह भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वह व्यक्ति क्या हो, अपने क्षेत्र का विषय विशेषज्ञ हो, अर्थात जैसे विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव प्रगति के लिए कोई अच्छा काम किया हो, तो वह भारत के नागरिकता पाने के लिए जो आवेदन करेगा और देशीकरण के माध्यम से नागरिकता पा सकता है। ऊपर जितने भी 6 कंडीशन दिए हों, अर्थात 12 वर्ष रहने का जो हो, अच्छी चरित्र वाला हो, भारत की सत्यनिष्ठा की शपथ ले रखी हो, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कोई एक भाषा बोलता हो, अपने मूल देश की नागरिकता परित्याग कर चुका हो, शत्रु देश का निवासी न हो। इनमें से सभी या किसी एक कंडीशन को भारत सरकार छोड़ सकती है। इस प्रकार देशीकरण के माध्यम से उसकी नागरिकता प्राप्त हो सकती है। अर्जित राज्य क्षेत्र से जो नागरिकता पाने के प्रावधान है वह है नागरिकता पाने के 5वां प्रावधान में इसको रखा जाता है। अर्जित राज्य क्षेत्र की नागरिकता अर्थात जो सिटीजनशिप बाय द एक्वायर्ड एरिया, जो भारत सरकार एक्वायर्ड करती है, वहाँ के लोगों को जो नागरिकता दी जाएगी उसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं वह यह है कि भारत सरकार को यह अधिकार है कि वह तय करे कि किसको नागरिकता प्रदान की जाए, जो भी एक्वायर्ड एरिया हो। आप ये जानते हैं कि जैसे कि भारत देश तो 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन पुर्तगाल और फ्रांस के क्षेत्र के शासन क्षेत्र में कुछ भारतीय स्थान थे जहां अभी भी उसको स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हुई थी। जैसे अगर देखा जाए तो 1954 में पांडिचेरी था, चेन्नई, जिसे पांडिचेरी पुदुचेरी कहते हैं, पांडिचेरी जो चेन्नई में है, चंद्रनगर जो कोलकाता में है और माहे जो कालीकट में है। यहाँ के लोगों को नागरिकता नवंबर 1954 में दिया गया, जब भारत सरकार इन क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेती है। यह पुर्तगाल या फ्रांस के कब्जे में था। इसी प्रकार गोवा, दमन, दीव को पुर्तगालियों के शासन प्रणाली से निकालकर 19 सितंबर 1961 को भारतीय क्षेत्र में मिला करके अर्जित करके यहाँ के लोगों को नागरिकता प्रदान की गई। उसी प्रकार सिक्किम को 1975 में भारत का राज्य बनाया गया और इस राज्य क्षेत्र के निवासियों को भारत में नागरिकता प्रदान की गई। अर्थात अर्जित राज्य क्षेत्र से नागरिकता कैसे दी जाएगी, यह भारत सरकार का पूरा अधिकार होता है कि वह कैसे नागरिकता प्रदान करेगी। इस प्रकार से नागरिकता के जो पाने के नियम हैं वह जन्म से नागरिकता पाने का अधिकार है, वंशक्रम से पाने का अधिकार है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता पाने का अधिकार है, फिर आपको देशीकरण के माध्यम से नागरिकता पाने का अधिकार है, फिर अर्जित राज्य क्षेत्र के जो नागरिकता के प्रावधान हो सकते हैं जिसमें भारत सरकार का अपना अधिकार है, वह कैसे हो सकता है यह प्रावधान मैं आपको बता चुका हूँ। अगले वीडियो में फिर इसके जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है उसके विषय में फिर हम आपको बातें करते हैं। नागरिकता संबंधी सभी प्रावधान को मैं बता दिया हूँ। अगले वीडियो में इसके शेष भाग को मैं बताऊंगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिएगा। इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने से मत भूलिएगा, क्योंकि अगला वीडियो जो है कभी भी डाल सकते हैं और निकट भविष्य में और सब वीडियो डालते रहेंगे जिससे कि आप तक आसानी से पहुंच जाएँ। इसके साथ वीकेंड वीडियो के साथ बेस्ट ऑफ ऑल।